सुनते हैं पहले उपवन में हर ऋतु में बहार गाती थी। फूलों का तो कहना ही क्या, कलियों से खुशबू आती थी। यह भी ज्ञात हमें उपवन में कुछ ऐसे भौरे आए हैं, सारा चमन कर दिया मरघट, अपने साथ जहर लाए हैं, अपने साथ जहर लाए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य अतिथिगण, सभी मंचासीन नेतागण और इस समाजवाद और समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने वाले सभी क्रांतिकारी साथियों, जो थोड़ा सा अल्प समय मिला है उसमें बड़ी तकलीफ नहीं हो सकती, लेकिन एक छोटी सी कहानी सुना के मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो खुद मेरी लिखी हुई है कि आज पिछड़ों की स्थिति क्या कर दी गई है इस देश के अंदर। एक था मगलू, और मगलू के पास 100-125 भेड़ें थी जिन्हें वो बाड़े में बंद करके रखता था। और मगलू खाने पीने सैर सपाटे अच्छे वस्त्र पहनने का बड़ा शौकीन था। उसके दो दोस्त थे, व्यापारी दोस्त, अगलू और बगलू। तो जब भेड़ों पे ऊन हो जाती थी तो सारी ऊन उतार के अपने साथियों को दे देता था, व्यापारियों को, और वे उसके खाने पीने की व्यवस्था कर देते थे। और जब सर्दियां पड़ती थी, जब सर्दी आती थी, भेड़ें ठिठुरने लगती थी, तब फिर वो मगलू क्या करता कि बाजार में जाता कबाड़े की दुकान पर और सड़े हुए टाट के टुकड़े ला करके एक भेड़ के ऊपर एक टाट का टुकड़ा बांध देता और फिर कहता, बताओ ऐसा बढ़िया मालिक तुम्हें दुनिया में कहीं मिलेगा? तो वो बाड़े में बंद भोली भेड़ें बेचारी कृतज्ञता पूर्वक चिल्लाने लगती, मगलू मगलू मगलू। आप समझ रहे क्या स्थिति हो गई है? आज हमको बाड़े में बंद भेड़ बना दिया गया है। और बाड़ा क्या है? अंधविश्वास, पाखंड, सांप्रदायिकता, इसके बाड़े में बंद करके हमें मस्तिष्क सीध कर दिया गया है। ये सोचने नहीं दिया जा रहा है कि आखिर हमारे बच्चों का भविष्य क्या है। आज हमारी सारी ऊन कही जा रही है, ऊन वो कैसे? डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, खेती की लागत कितनी महंगी हो गई, गैस कहाँ पहुंच गई, बिजली की दरें कहाँ पहुंच गई, और हमें संतुष्ट किया जा रहा है कि हम किसान धन दे रहे हैं, किसान सम्मान दे रहे हैं। ये स्थिति हो गई है बंधुओं। लोग किराए भाड़े के लोगों को ले जाकर के और कहा जा रहा है कि भारत का डंका बज रहा है। भारत का नहीं बताया जाता है, अब कहा जा रहा है मोदी जी का डंका बज रहा है। कहाँ डंका बजा आपने देखा? आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति हमें हमारी संस्थाओं को बचाने का लोकतांत्रिक पाठ पढ़ा रही है। आज कोई सक्षम अधिकारी आज हमें रिसीव नहीं कर रहा, सी ऑफ नहीं कर रहा अमेरिका के अंदर। देश का सम्मान उस दिन बढ़ा था, याद करिए। अब मैं थोड़ा पिछले समय में ले जाना चाहता हूं आपको। अक्टूबर 1997 रूस में गए माननीय नेताजी रक्षा मंत्री की हैसियत से क्रेमलिन स्थित कार्यालय में एल्त्सिन का नियम था, वो प्रोटोकॉल कभी उन्होंने नहीं तोड़ा, लेकिन नेताजी के लिए एल्त्सिन ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा और नेताजी का कार्यालय के बाहर आकर के स्वागत किया और उनसे वचन दिया कि मुलायम सिंह जी आप आए हो तो रूस वचन देता है आपको कि रूस कभी भारत के दुश्मनों को हथियार नहीं देगा। और आपने देखा सुखोई विमान दिया और फिर सम्मान तब बढ़ा कि खुद मुलायम सिंह के पुत्र माननीय अखिलेश जी ने एक ऐसा सड़क तैयार की कि उस सुखोई को उस सड़क पर उतार दिया गया। उस दिन देश का सम्मान। हमारा आपसे निवेदन है भाइयों, 1 मिनट का समय है। देखिए, आजादी का इतिहास की जंग लड़ी जा रही थी, आजादी के आंदोलन की। महात्मा गांधी जी धरने पर बैठ जाते थे, 3 दिन नहीं बीतते थे तब तक अंग्रेज आकर के वार्ता करने आ जाते थे, मांगे मान लेते थे। आज हमारा 10 महीने से किसान बैठा है दिल्ली के बॉर्डरों पर, 700 किसान मर गए, लेकिन इस देश का जो नीरो है उसको ये लज्जा नहीं आई कि कम से कम 700 किसान शहीद हो गए, मुझे वहां पहुंचना चाहिए। ये स्थिति हो गई है हमारी। मेरा आपसे सभी से निवेदन है, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि लोग आ चुके हैं सम्मानित, उनको बोलना है। हमारी आपकी तो बात
हमेशा चलती रहती है। इसलिए अंत में एक बात कह करके मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। उस एक बात में आप समझ लीजिए कि परिवर्तन का समय बार बार नहीं मिलता। पिछली बार आज से 4.5 वर्ष पहले इस प्रदेश की जनता चूक गई, नहीं तो आज इस प्रदेश की तस्वीर दूसरी होती। जो योजनाएं पूरी रह गई, आज तक पूरी नहीं हुई, और आज उसका परिणाम है कि बस कटोरा हाथ में आना बाकी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो आने वाला समय है इसमें हम कोई भूल नहीं करेंगे। जो भी भूलें हुई हैं उनको स्वीकार करके सबको जाकर के यहाँ से गले लगाना है, सबको समझाना है, सबको एकजुट करना है, और 22 में इस देश के अंदर जरूर परिवर्तन करना है। अंत में बिस्मिल साहब की 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब 2 मिनट के लिए पीछे कोई भी साथी बोलेगा नहीं। पानी का है, पानी और अरे तुम्हारा हाथ आ रहा है जी, एक तुम बैठ जाओ, बैठ बैठूं नीचे बैठे थोड़ा सा, या फिर घूंट लो। हाँ संभाल के आदित्य जी जी। 1 मिनट। अब इसमें कुछ हिलाना टुलाना मत करना। आज आपका जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है, क्या कहेंगे आप सम्मेलन? लगातार ये 4थे चरण की यात्रा चल रही है। पूर्वांचल में मैं गया था, पश्चिम में गया था, बुंदेलखंड गया था, और अभी आपके यहाँ आया हूँ एटा में। हाथरस में बड़ी मीटिंग हुई, अलीगढ़ में बड़ी मीटिंग हुई, कासगंज में बड़ी मीटिंग हुई, और लगातार हर जगह जिस तरीके का जनसैलाब, समाजवादी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन व दलित सम्मेलन में इकट्ठा हो रहा हो, सामाजिक न्याय यात्रा लेकर मैं चल रहा हूँ। और भारी संख्या में लोग बीजेपी को छोड़ के, अन्य दलों को छोड़ के समाजवादी पार्टी में आस्था व्यक्त कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी में। और जिस तरीके का जनसैलाब सड़कों पे है, दिखाई पड़ रहा है, इससे हम पूरे विश्वास और भरोसे के साथ में कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की सरकार ने जनता को बहुत सताया है। बीजेपी की सरकार जनता ने बनाई, और जनता को ही सताने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। आज नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, पिछड़े परेशान है, दलित परेशान है, अल्पसंख्यक परेशान है, लोकतंत्र भी परेशान है, बोलने तक की आज़ादी छीनी जा रही है। इसलिए ये सामाजिक न्याय यात्रा निकली है, और ये सामाजिक न्याय यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। और जब तक उत्तर प्रदेश से बीजेपी सरकार को हटा नहीं देती, क्योंकि सभी जाति और धर्मों के साथ में अन्याय कर रही है, ये बांटने का काम कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी सभी जाति वर्ग धर्मों को जोड़ने का काम कर रही है, और सभी को जोड़ के उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार लाएगी। आज मैं तो ढूंढता घूम रहा हूँ, हमारी सरकार थी तो कहा जाता था एक जात की सरकार है, तो मैं तो ढूंढता घूम रहा हूँ कहाँ मौर्य का बेटा कलेक्टर है, कहाँ पिछड़ों के कप्तान है, कहाँ दलितों के कप्तान है, कहाँ कुलपति है, कहाँ कलेक्टर है, कहाँ कोतवाल है। हमने तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूमा है, कोई पिछड़े का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ रहा, कोई मौर्य का बेटा नहीं है, कोई कुशवाहा का नहीं है, कोई लोधी का नहीं है, कोई कश्यप का बेटा नहीं है, कोई विश्वकर्मा का नहीं है, कोई सविता का नहीं है, और कहीं भी प्रजापति का भी बेटा दिखाई नहीं पड़ रहा। कानपुर के एक व्यापारी हैं, गोरखपुर जाते हैं और वहां पर उनकी संदिग्ध हत्या हो जाती है, क्या कहेंगे उस पर? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, रक्षक ही भक्षक बन गए। योगी की पुलिस लूट घसोट डकैती और योगी की पुलिस हत्या करने में लगी है निर्दोष लोगों की। चाहे वो ये मनीष गुप्ता का तो जीता जागता उदाहरण देखा ही आपने, और भी कितने निर्दोषों की हत्या पुलिस ने की है, और कितने लोगों की लाकअप में बंद कर दिया गया, निर्दोष लोगों को उनकी मौत हुई है। ये प्रशासन जिस तरीके की गुंडागर्दी पे उतरा है और जिस तरीके के भ्रष्टाचार में योगी
प्रशासन और योगी की सरकार लिप्त है। ये भ्रष्टाचारी सरकार है, दुराचारी सरकार है, बलात्कारी सरकार है। कितने लोग हैं, नाना प्रकार के अपराधी आज बीजेपी में हैं और बीजेपी की पुलिस, बताइए उस व्यापारी का क्या दोष था? व्यापारियों का अपहरण हो रहा है। कितनी, कानपुर में भी एक फिरौती ली थी और पुलिस ने फिरौती भी ले ली और आज तक लापता व्यक्ति नहीं मिला। तो डिप्टी सीएम कह रहे थे, परसों आए थे, उनका कहना ये था कि बीजेपी इस बार 300 पार जाएगी। पिछली बार भी कहा था 300 पार गई थी। और अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने कह रहे हैं हम 400 लाएंगे। उन्होंने 2017 में भी कहा था कि वो 300 लाएंगे, लेकिन सीटें उनकी पता है कितनी आई हैं। क्या बोलेंगे इस पर? केशव जी, हाँ, वो उनका मानसिक रूप से परेशान है, क्योंकि वो भी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे थे। अब वो मुंगेरी लाल के सपने तो उनके पूरे नहीं हुए और बीजेपी ने कह दिया भविष्य में भी नहीं पूरे होंगे, तो अब उनकी भाषा शैली बिगड़ गई है। अब वो कुछ भी कह सकते हैं। क्या समाजवादी पार्टी जो हत्याएं हुई हैं उनकी पुनः जांच कराएगी सरकार बनने पर? जिन निर्दोष लोगों की हत्या की गई है, उनके दोषियों, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग हों, चाहे सत्ता संरक्षित अपराधी हों। जिन निर्दोष लोगों के साथ में अन्याय किया गया है, चाहे वो सरकार में बैठे कितने भी बड़े अधिकारी हों, चाहे सत्ता में बैठे कितने भी बड़े लोग हों, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके का लोकतंत्र खत्म करके हमारे पार्टी के नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, निर्दोषों को सताया जा रहा, एटा में भी जिस तरीके का अन्याय अत्याचार हो रहा, ये समाजवादी पार्टी किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राजपाल जी, ये योगी जी जो क्या नाम है अब्बा जान का कहकर छुट्टी लेते हैं, उस बारे में क्या कह रहे हैं? ये अपमानित कर रहे हैं हम बैकवर्डों को। एक भारत के रक्षा मंत्री रहे, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश के। जब उन बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर की ये बेइज्जती कर सकते हैं, तो अन्य बैकवर्डों की क्या हालत बनाएंगे? एक बैकवर्ड माननीय अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले गए, बड़ी बड़ी इमारतें लिखी, उनको भी अपवित्र मानते हैं, गंगा जल से घर छिड़काने का काम करते हैं। तो ये हम बैकवर्डों को इस मानसिकता से देख रहे हैं, तो अन्य बैकवर्डों की क्या हालत है? बीजेपी कह रही है कि 2017 से पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी और उनके सरकार में जब कुंभ का मेला लगा था, तब वह कुंभ स्नान करने नहीं आए, लेकिन बीजेपी बहुमत में आई तो आज वो लोग गंगा स्नान भी कर रहे हैं, शिवलिंग पे अभिषेक भी कर रहे हैं और जय राम श्री राम भी बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे? बीजेपी तो सब कुछ कह रहे हैं, पहली बार ही हुआ। अरे बाबा जी जब पैदा नहीं हुए थे तब से कुंभ लग रहा है, और योगी जी जब पैदा नहीं हुए थे तब से कुंभ महाकुंभ लग रहा है। हाँ, झूठों की सरकार है, अर्ध कुंभ को भी महाकुंभ बताते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो महाकुंभ लगवाया और दुनिया में उसको इनाम मिलने का काम हुआ। और जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे ले आने का काम किया, इन्होंने हाँ कुंभ लगवाया है, लाशों का कुंभ लगवाया है गंगा के किनारे। कोरोना काल में लाशों के कुंभ लगवाए हैं योगी जी ने, वो महाकुंभ थे। और जिनको छुपाने के लिए जिन टीवी चैनलों ने सच्चाई दिखा दी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया। योगी जी के लाशों के महाकुंभ थे, नाकामी छुपाने के लिए उनपे जो राम नामी दुपट्टा था उसको भी नुचवाने का काम किया। इनके राज में कौवे, चील और पता नहीं गीत, कुत्ते लाशों को नोच रहे थे। कब्रिस्तानों में भी, शमशानों में भी घोटाले हो रहे हैं। शमशान घाट पे ही पहली बार इनके राज में शमशान घाट से बाटियां घरों को गई है, आपने गाजियाबाद में देखा होगा। बीजेपी का कहना है कि राम मंदिर जो है बीजेपी ने बनवाया, आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई और जिन्होंने लाशों के ढेर लगवाए, आज वो भी जो है राम का नाम ले रहे हैं। बीजेपी के राम नाम पे बीजेपी की भपौती नहीं है। इन्होंने के नाम पे घोटाले किए होंगे, वोट मांगे होंगे। हम लोग आस्था रखने वाले राम भक्त हैं। और ये लोग इन्होंने क्या किया कि भगवान राम के नाम पे इकट्ठे हुए चंदे में भी बंदरबाट और घोटाले किए, जमीनों पे घोटाले किए। ये है भ्रष्टाचारी सरकार। भगवान राम भी अब इनको छोड़ने वाले नहीं है। बीजेपी कह रही है कि सपा में गुंडई थी, हमने गुंडों पे लगाम लगाई है, एनकाउंटर किया है और प्रदेश से बाहर कर दिया है। सपा आएगी फिर से गुंडई स्टार्ट होगी। क्या बोलेंगे? बीजेपी में सब गुंडे मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, गृह मंत्री बन गए, तड़ी पार। तो अब इनको क्या कहेंगे? सब मुकदमे तो अपने आप वापस ले लें। और एडीआर की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा अपराधी बीजेपी में है।
आप क्राइम देखिए सबसे ज्यादा बीजेपी में हो रहा। सब मंत्री से लेके उनके मुकदमे तो देखिए क्या क्या है। हाँ, मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके सेंट्रल की मिनिस्ट्री देख लो, और कितने अपराधी, सबसे ज्यादा अपराधी बीजेपी में है। बीजेपी ने, मुख्यमंत्री ने अभी गन्ना किसानों के जो आंदोलन को देखते हुए, चुनाव जो आ रहा है उसको देखते हुए 25 रुपए बढ़ा के 350 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट किया है। सपा इस पे क्या बोलेगी? अरे पहले गन्ने का बकाया तो दे दें, हजारों करोड़ रुपए पड़ा है बकाया, अभी गन्ने का बकाया नहीं दिया, धान की वैल्यू नहीं दी, अभी धान फिर बिकेगा। पिछली बार भी क्या खरीद की थी, गेहूं की क्या खरीद की थी, और क्या बीजेपी के झांसे में कोई फंसने वाला नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे है, किसान बदहाल है, किसान को अपमानित करने का काम किया, नौजवानों को नौकरी छीनने का काम किया। नौजवान नौकरी मांग रहे हैं, दलित नौकरी मांग रहे हैं, पिछड़े नौकरी मांग रहे हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी ने मांग की है जाति जनगणना हो, आबादी के हिसाब से हक अधिकार दिया जाए। बीजेपी ने कहा है कि जाति जनगणना नहीं होगी, और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है हमारी सरकार बनेगी जाति जनगणना होगी। यही पिछड़े और दलित सब लामबंद होके बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी बना लेंगे। शिवपाल सिंह यादव ने 11 अक्टूबर तक का समय दिया है गठबंधन के लिए, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? इस पे वो उनकी पार्टी है, वो निर्णय ले सकते हैं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या है इस गठबंधन पर निर्णय लेंगे, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी जनपद एटा में सच दिखाने के लिए पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। बीजेपी का सत्ता भ्रष्टाचार का उजागर किया पत्रकारों ने, उस पर प्रशासन ने मुकदमा लिख दिया। क्या कहेंगे आप इस पर? लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज सच्चाई दिखाने वालों पे लोकतंत्र चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उसकी भी हत्या की जा रही है। बीजेपी शासन काल में अघोषित इमरजेंसी है, पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। पत्रकारों को कई टीवी चैनलों पे कार्रवाई हुई, छापे पड़े, और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी निकली है और बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आप सब लोगों का भी सहयोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे जो भी बच्चा आएगा प्रदेश अध्यक्ष राजपाल सिंह कश्यप, जिन्होंने अपने बेबाकी से प्रेस वार्ता की और उसके बाद में लगातार बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम में यहाँ एटा में आए हुए थे, और ये लगातार बीजेपी पर अपने लगातार जमकर बरसे हैं। के सम्मान में समाजवादी मैदान में आज के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के मुख्य अतिथि बड़े भाई, इस उत्तर प्रदेश की आन बान शान परम आदरणीय डॉक्टर राजपाल कश्यप जी